नमस्कार और इस चर्चा में स्वागत है। ये हमारी नई श्रृंखला बॉलीवुड पर्दे के पीछे का पहला भाग है। आज हम हिंदी सिनेमा के उस दौर पर बात करेंगे जिसे स्वर्ण युग कहते हैं ना। मतलब करीब 1940 से 1970 के दशक तक का समय। हमने इसके लिए कई स्रोत देखे, विकिपीडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हार्वर्ड फिल्म आर्काइव, scroll.in, कुछ ब्लॉग्स भी हैं। हमारा मकसद है इस दौर की कहानियों को, उसकी क्रिएटिविटी, उसके संघर्षों को और वो पहलू जो अक्सर दिखते नहीं, उन्हें समझना। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। पहले उस दौर के माहौल को थोड़ा महसूस करते हैं। भारत को अभी अभी आजादी मिली थी। एक उम्मीद थी हवा में, बदलाव की आहट थी। 1947 के बाद का बंबई शहर, सोचिए, फिल्मों के पोस्टरों से रंगा हुआ, रेडियो पर हर तरफ फिल्मी गाने बज रहे हैं, सिनेमा हॉल खचाखच भरे हैं। बिल्कुल। 1947 तक ही करीब 283 फिल्में बन चुकी थी। ये बड़ी बात है। हाँ, बहुत ज्यादा। और 1953 में इंडस्ट्री का कारोबार देखिए, 250 मिलियन, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी तब। कमाल है। और ये फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, है ना, वो नए राष्ट्र की पहचान गढ़ रही थी। विभाजन का दर्द था, गरीबी थी, नए भारत का सपना था, जैसे 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया। हाँ, मदर इंडिया। तो सिनेमा हॉल एक तरह से सपनों के सामूहिक भावनाओं के मंदिर बन गए थे। सही कहा। और उस माहौल पर, जैसा आपने कहा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन मतलब IPTA का काफी असर था। उनकी वजह से ही वो सामाजिक यथार्थवाद फिल्मों में आया। पर दिलचस्प बात यह है कि एक गंभीर विषय भी वो गीत संगीत के साथ मिलकर पेश किए गए। हाँ, ये कॉम्बिनेशन बड़ा अनोखा था। बिल्कुल। और फिर 1947 का विभाजन, उसने भी इंडस्ट्री को बदला। स्टूडियो बढ़ गए भारत पाकिस्तान में, कई टैलेंटेड बंगाली फिल्मकार बॉम्बे आ गए। अच्छा। और इसी दौर में जो पुराना स्टूडियो सिस्टम था, उसकी पकड़ ढीली हुई। और फिर RK फिल्म्स, महबूब प्रोडक्शंस जैसे इंडिपेंडेंट बैनर सामने आए। तो इसका मतलब है कि पर्दे पर वैरायटी बड़ी होगी। हाँ, बिल्कुल। नतीजा यही हुआ कि एक तरफ गांव की जमीनी कहानियां थी, तो दूसरी तरफ शहर का ग्लैमर भी था। और इस दौर को पहचान दी कुछ महान फिल्मकारों ने। गुरुदत्त कोइले, उनकी शुरुआती फिल्में जैसे बाजी, जाल, वो तो सफल रहीं। हाँ, पर बाद में उन्होंने प्यासा और कागज के फूल जैसी गहरी, मतलब पोएटिक फिल्में बनाई। कागज के फूल तो भारत की पहली सिनेमास्कोप फिल्म थी, है ना? हाँ, वाइड स्क्रीन, लेकिन यहाँ भारत में चली नहीं। हाँ, ये दुखद था, पर विदेशों में इसे बहुत सराहा गया। कहते हैं उनका परफेक्शन कमाल का था। प्यासा के एक शॉट के लिए 104 रीटेक। सोचिए जरा, 104। ये सिर्फ कलात्मक जिद नहीं थी, शायद उस दौर के जो नेहरूवादी सपने थे, उनसे मोहभंग की झलक भी थी। बहुत दुखद है कि उनकी फिल्म बहारें फिर भी आएंगी अधूरी रह गई। बिल्कुल। गुरुदत्त की वो कलात्मक गहराई एक तरफ, तो दूसरी तरफ थे राज कपूर, जिन्हें शोमैन कहा गया। शोमैन, हाँ। वो खुद भी आम आदमी के किरदार निभाते थे और उनकी फिल्में जैसे आवारा, श्री 420 वो सामाजिक संदेश को मनोरंजन के साथ परोसती थी। और ये उनकी खासियत थी। और उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ भारत तक नहीं थी, सोवियत संघ, चीन, इन देशों में भी उनके बहुत फैंस थे। हाँ, सुना है। बरसात की सफलता के बाद उन्होंने RK स्टूडियो बनाया। उसका लोगो आज भी कितना आइकॉनिक है। हाँ, वो वायलिन वाला। वो स्टूडियो सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस नहीं रहा, वो एक इंस्टीट्यूशन बन गया। और फिर थे बिमल रॉय, बंगाल से बंबई आए और अपनी फिल्मों में ह्यूमैनिज्म मतलब मानवतावाद और भावनात्मक यथार्थवाद लेकर आए। 2 बीघा जमीन, देवदास, सुजाता, क्या फिल्में थी। क्लासिक्स। उनकी विनम्रता के भी किस्से हैं, कैसे वो सेट पर सबसे छोटे सदस्य से भी राय लेते थे। अच्छा, यही पता था। हाँ, उनका जाना भी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। और उनकी अमृत की खोज, पुरस्कार जैसी फिल्में पूरी नहीं हो सकी। लेकिन सवाल ये है कि इन महान डायरेक्टर्स के विजन को पर्दे पर उतारने में किसका हाथ था? यही तो दिलचस्प बात है। इन बड़े नामों के पीछे कई गुमनाम नायक थे। सिनेमाटोग्राफर जैसे VK मूर्ति, राधु कर्माकर, कमल बोस, हाँ, कैमरामैन, एडिटर जैसे ऋषिकेश मुखर्जी, आर्ट डायरेक्टर जैसे सुधिंदु रॉय, हाँ। ये वो कलाकार थे जिन्होंने फिल्मों को वो जादुई रूप दिया। VK मूर्ति का नाम लिया आपने। गुरुदत्त के साथ उनका काम तो कमाल था। बिल्कुल। कागज के फूल में लाइटिंग का जादू देखिए। हाँ। या वक्त ने किया क्या हंसी सितम गाने का वो मशहूर सनबीम इफेक्ट। हाँ, वो बीम ऑफ लाइट।
पर अक्सर दर्शक इन कारीगरों को याद नहीं रखते हैं ना। सही कहा। सुना है गुरुदत्त और मूर्ति के बीच शॉट्स को लेकर तीखी बहसें होती थीं। अच्छा, पर शायद इसी क्रिएटिव टेंशन से बेहतरीन सिनेमा निकलता है। हो सकता है। अच्छा, स्टूडियो का जीवन कैसा होता था उस जमाने में? एक तरह के फिल्मी परिवार बन जाते थे क्या? हाँ, कुछ हद तक। बाहर से आए लोग भी घुल मिल जाते थे। बिमल रॉय के सेट पर कहते हैं समानता का माहौल रहता था। ये अच्छी बात है। हाँ, ये सच है कि इंडस्ट्री काफी पुरुष प्रधान थी, लेकिन पर्दे पर नूतन, मीना कुमारी, नरगिस जैसी एक्ट्रेसेस और लता मंगेशकर जैसी गायिकाएं। हाँ, उनका दबदबा था। और मदर इंडिया, साहिब बीबी और गुलाम जैसी फिल्मों में सशक्त महिला किरदार भी नजर आए। बिल्कुल, फिल्में समाज का आईना थीं। नेहरूवादी समाजवाद दिखता था, गांव शहर का अंतर, विभाजन का दर्द। जाति और वर्ग के मुद्दे भी। हाँ, और सितारों की अपनी पहचान बनी। दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग कहलाए। और देवानंद वो मॉडर्न शहरी हीरो के प्रतीक बन गए। स्टाइल आइकॉन। हाँ, मगर इस सुनहरे दौर की एक दुखद सच्चाई ये भी है कि इसकी कई निशानियां वक्त के साथ खो गईं। गुरुदत्त और बिमल रॉय की अधूरी फिल्में तो हैं ही, सेंसरशिप ने भी कुछ फिल्मों का रास्ता रोका। जैसे साहिब बीबी और गुलाम को लेकर हिचकिचाहट थी शुरू में। ओहो। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि संरक्षण की कमी के चलते 1950 तक भारत की लगभग 70 से 80% फिल्में हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी थीं। 70 से 80%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत बड़ा नुकसान। आज NFI और फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन जैसी संस्थाएं इस विरासत को बचाने में जुटी हैं, लेकिन फिल्मिस्तान और RK स्टूडियोज जैसे ऐतिहासिक स्टूडियो का बंद होना भी एक युग के अंत जैसा लगता है। सही कहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज किताबों, लेखों और सोशल मीडिया के जरिए इन भूली बिसरी कहानियों और फिल्मों को फिर से खोजा जा रहा है। ये साफ है कि इस विरासत को सहेजने की कितनी जरूरत है। बिल्कुल। और ये स्वर्ण युग आज भी प्रासंगिक है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ये फिल्में देखी जाती हैं, फिल्म फेस्टिवल्स में इनकी स्क्रीनिंग होती है। और ये आज के फिल्मकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। हाँ, बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग सिर्फ कुछ हिट फिल्मों या बड़े सितारों का दौर नहीं था। ये उस समय के भारत की आशाओं, सपनों, चिंताओं और संघर्षों का प्रतिबिंब था। सही। इसे रचा था महान निर्देशकों ने, साथ ही उन अनगिनत गुमनाम कलाकारों और तकनीशियों ने, जिनकी मेहनत अक्सर पर्दे के पीछे रह जाती है। बिल्कुल। उनकी बनाई कई कहानियां आज भी जिंदा हैं, भले ही उनकी कुछ कृतियां समय की धूल में खो गई हों। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। बॉलीवुड, पर्दे के पीछे की कहानी अभी जारी है। अगली कड़ी में हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जरूर जुड़िएगा। और अंत में सोचने वाली बात यह है, क्या आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में हम स्वर्ण युग की उस धीमी, गहरी कलात्मक शिद्दत को कहीं पीछे छोड़ आए हैं?